Hello friends, welcome to our YouTube channel Let's for Success. Now we are going to discuss the facts chapter of NCERT क्लास 10 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दोस्तों आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसमें दोस्तों देखिए बहुत ही बेहतरीन इसमें आपको एक्सप्लेनेशन करके बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पिक्चर आपसे क्या बताना चाह रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले इस पिक्चर में आपको यहाँ पे लिबर्टी मिल रही होगी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में है, और यहाँ पे बहुत सारी एंजल आपको मिल रही होंगी। इसमें जो है ये बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? ये आर्ट जो है वो एक फिलोसोफर जिसका नाम था फ्रेडरिक सॉर्यू। फ्रेडरिक सॉर्यू जो है वो एक फिलोसोफर था, उसी के पहले द्वारा बनाया गया है। ठीक है, 1848 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो मतलब क्या होता है राइज ऑफ नेशनलिज्म का? देखिए जो नेशनलिज्म का मतलब होता है वह मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम। ठीक है, और साथ ही साथ अपने ट्रेडिशन कस्टम को एक बना के रखना और अपनी यूनिटी को अपने देश के लिए जान बलिदान कर देना, यही होता है नेशनलिज्म। ठीक है, राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं हिंदी में हम। यूरोप इसलिए हम पढ़ते हैं राष्ट्रवाद क्योंकि यूरोप जो है वो 7 कॉन्टिनेंट में से एक है, और 7 कॉन्टिनेंट में यूरोप जो है महाद्वीपों में एक है यूरोप, और यूरोप में भी एक देश पड़ता है जिसका नाम है फ्रांस। दोस्तों फ्रांस से सबसे पहले जो है वो स्टार्ट हुआ था नेशनलिज्म। ठीक है, इसीलिए वहाँ से इसका शुरुआत हुआ था, इसीलिए हम सबसे पहले नेशनलिज्म यूरोप का पढ़ते हैं। बाद में हम इंडिया का भी नेशनलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे गांधी जी हमारे देश में आए तो उन्होंने भी तो नेशनलिज्म का बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपयोग करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था, तो इसी को हम लेकर आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने इस पिक्चर पे और देखते हैं इस पिक्चर को क्या कहना चाहता है लेखक। ठीक है, देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जैसा कि इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे बहुत सारे लोग चल रहे हैं अपने अपने फ्लैग को लेकर के। बहुत सारे लोग फ्रांस का फ्लैग लिए हुए हैं, बहुत सारे अमेरिका का फ्लैग लिए हुए हैं, इटली का फ्लैग लिए हुए हैं, तो बहुत सारे कंट्री का अलग अलग फ्लैग लिए हुए हैं। और ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ जाने वाले हैं। किससे? एब्सोल्यूट मोनार्की से। एब्सोल्यूट मोनार्की जो होता था पहले 9th में आपने पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो, किसी का मतलब कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए उस वक्त लुई 16वां जो राजा था उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेशर नहीं था, कोई लॉ का प्रेशर नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट मोनार्की। तो एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म करने के लिए, वो उसको हटाने के लिए लोग यहाँ पे चल पड़े थे और उन्होंने कहा था हमें देश में संविधान चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलेगा, चाहे वो राजा ही भले ही क्यों ना हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को चलाएगा, न कि अपने मनमाने ढंग से। तो इसी को ख़त्म करने के लिए ये लोग अपने अपने फ्लैग को लेकर चल पड़े हैं और आज़ादी की तरफ लेकर चल पड़े हैं। किसकी तरफ? संविधान के हिसाब से देश को चलाने के लिए और इक्वल राइट सभी लोगों को देने के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों इससे पहले क्या होता था, अमेरिका और फ्रांस के जनता में क्या होता था, लड़कियों को कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था क्योंकि अमेरिका पहले आज़ाद हो चुका था। तो वहीं की बहुत सारी व्यवस्था फ्रांस में लागू कर दी गई थी, और नेशनल असेंबली भी जब बना 1789 के बाद, जब राजा को मार दिया गया 1793 में, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा नेशनल असेंबली में बातें आ रही थी कि औरतों को क्यों वहाँ मत देने के अधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार नहीं था। अमेरिका में भी नहीं था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं, द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सॉर्यू इन 1848। ठीक है, 1848 में फ्रेडरिक सॉर्यू जो कि एक फिलोसोफर हुआ करता था, पेंटिंग का बहुत शौक हुआ करता था उसे, उस वही द्वारा बनाया गया ये पेंटिंग है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे पेंटिंग में कि यहाँ पे लास्ट में कुछ जो है आपको बिखरे हुए बहुत सारे किंग के यहाँ पे आपको मुकुट मिल जाएंगे, यहाँ पे क्राउन मिल जाएंगे। वो आप देखिए यहाँ पे एक क्राउन है। ठीक है, इस क्राउन को इसलिए दिखाया गया है इस पिक्चर में कि फ्रांस के लोग, चाहे इटली के लोग, मतलब पूरे यूरोप के लोग सारे राजा को उखाड़ कर फेंक दिए हैं, यानी राजा के जो सत्ता है, किंगशिप है, उसको उखाड़ के फेंक दिए हैं। अब धीरे धीरे देश जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ जाएगा, यानी रिपब्लिक, यानी डेमोक्रेसी, यानी लोगों के शासन की तरफ जाएगा। अब जनता का शासन होगा वहाँ पे राजा का शासन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे खंडहर में आपको बिखरे पड़े हुए हैं उनके मुकुट या क्राउन। ठीक है, आ जाते हैं अपने पहले लाइन पे और अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे साथ आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पहले लिखा हुआ है आपका, इन 1848, 1848 में फ्रेडरिक सॉर्यू अ फ्रेंच आर्टिस्ट prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called them.
जैसा कि उसने कहा था फ्रेडरिक सोरियो ने, वह ये फ्रेंच आर्टिस्ट था, हमने बताया भी आपको, आर्टिस्ट भी था, फिलोसोफर भी था। ये दोस्तों फ्रेंच का आर्टिस्ट था और ये बना करके सीरीज में बहुत सारे चित्र को ये बनाता है, पिक्चर को बनाता है। लेकिन इसमें से एक पिक्चर इसमें से दिया हुआ है और ये बताता है कि जो सारे कंट्री हैं इस पिक्चर में, ये सारे जो अपना फ्लैग लेकर जा रहे हैं, ये सोशल रिपब्लिक की ओर लेकर जा रहे हैं अपना फ्लैग, कि वो बताना चाहते हैं कि अब मैं राजा के शासन को, जो तानाशाही वाला शासन था राजा के, उसको हटा करके, किंगशिप हटा करके हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेकर जाएंगे, जिसमें सभी पर्सन को इक्वल राइट होंगे, यानी बराबर के अधिकार होंगे। ठीक है, लड़कियों को भी बराबर का अधिकार होगा और लड़कों को भी बराबर का अधिकार होगा। द फर्स्ट प्रिंट यानी पहले फिगर में ऑफ द सीरीज, इस फिगर के पहले ही सीरीज के पहले पिक्चर में, शोज बताता है द पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यानी अमेरिका और यूरोप के लोगों के बारे में बताया गया है। क्योंकि हमने आपको बताया कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, उसमें से अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप। ठीक है, ये तो 3 कॉन्टिनेंट आपके नाम सामने आ गए हैं। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका देश पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ कॉन्टिनेंट में मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेज एंड सोशल क्लासेज, सारे औरत और लड़के, ठीक है, सारे जितने भी आदमी थे वो सभी धर्म के हों, चाहे किसी भी उम्र के हैं, चाहे वो किसी के समाज के क्लास के हों, चाहे फ्यूडल लॉर्ड्स के समाज के हों, चाहे वो चर्च से रिलेटेड समाज के हों या थर्ड स्टेट के समाज के हों, वो कोई भी बिना क्लास का डिफ्रेंशिएट किए वो सारे मार्च के लिए चल पड़े थे। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, पूरा एकदम अपना ट्रेन की तरह, जैसे कहने का मतलब ये है कि एक लाइन बना करके वो राजा के खिलाफ अपना जो है बात उठा रहे थे। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट, और अपना ऑफर कर रहे थे होमेज यानी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे किसके ऊपर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर, जो कि अमेरिका का प्रतीक हुआ करता है। आज भी अमेरिका में आपको मिलेगा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में आज भी मिलेगा आपको। वहाँ से जब वो गुजर रहे थे तो अपना सारा झंडा जो है लेकर गुजर रहे थे। दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, हमारा पहला वीडियो होगा। आपको अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम दूसरा वीडियो जल्दी ही आपके लिए ला जाएंगे। ठीक है, चलते देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ से आप पढ़िए, एज यू वुड रिकॉल, जैसा आप पिछला याद कर सकें अगर, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ करते थे उन्होंने किस तरह से लोगों को जागरूक किया था, लोगों को बताया था कि देखो राजा का तानाशाही अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है, अब बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर पहुंच चुका है। क्योंकि उन्होंने फिलोसफर जो जॉन लॉक हुआ करते थे, चार्ल्स मैटरनिक हुआ करते थे और रूसो भी हुआ करते थे, फ्रांस की क्रांति में इन्होंने बहुत सारी भूमिका निभाई थी। लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, उन्होंने कहा था कि देखिए जो लिबर्टी है, आज़ादी है, उसको एक फीमेल फिगर से दर्शाया गया था। मतलब इसमें फीमेल फिगर से इंडिकेट किया गया है लिबर्टी को। लिबर्टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता। ठीक है, हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट सी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर। पहले हाथ में आप देख सकते हैं कि उसमें पहले वाले हाथ में, आप पिक्चर को दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले वाले हाथ में इनलाइटमेंट यानी एक प्रकाश वाली लाइट ली गई है और दूसरे हाथ में एक राइट ऑफ मैन यानी अधिकार का घोषणा पत्र, जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते थे। मतलब कहने का ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रूल होने चाहिए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, और सारे लोगों के अधिकार, मतलब जितने लोगों के राइट हैं वो इक्वल होने चाहिए। ये उसमें मैग्ना कार्टा में लिखा हुआ है, उस पत्र में लिखा हुआ है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अगर हम पिक्चर ऊपर करें तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक हाथ में आपको मैग्ना कार्टा मिलेगा, हाथ में राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक टॉर्च मिल रहा होगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉर्च की तरह है और यहाँ पे एक मैग्ना कार्टा है। ठीक है, चलिए नीचे आके देखते हैं फिर कैसे आपको आगे पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा है, on the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of absolutist institution। हमने आपको बताया कि आप अगर देख सकते हैं तो देखिए फोरग्राउंड जो कि एकदम करीब है पिक्चर के, एकदम लास्ट में आपको बिखरे पड़े हुए कुछ रिमेंस, खंडहर होंगे, जो किसके हैं, जो मोनार्कियल सिस्टम के हैं, यानी राजा के तंत्र के हैं। उनके सारे मुकुट फेंके गए हुए हैं और उनके सारे हथियार फेंके गए हैं राजा के, जो कि उनको बताती थी कि वो बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूटिस्ट हैं। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब हमने अभी बता दिया, जिसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, ना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेशर हो, ना तो कोई मिनिस्टर्स का प्रेशर हो, यानी कोई लॉ का प्रेशर नहीं। वो खुद लॉ हैं, वो खुद लॉ बनाते थे और तानाशाही करते थे अपने मन से। ठीक है, इन सॉरियो यूटोपियन विजन, सॉरियो का यूटोपियन विजन, दोस्तों यूटोपियन विजन वो विजन होता है जिसमें कल्पना पूरी करके बनाई जाती है पिक्चर। ठीक है, मतलब ये एक इमेजिनेशन है, समझ लीजिए। यूटोपियन वर्ड का मतलब होता है इमेजिनेशन। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्ट्रिक्ट नेशन, बहुत सारे लोगों को अलग अलग वर्ल्ड के
कंट्री के बारे में यानी नेशन के बारे में आइडेंटिफाई किया गया था, अलग अलग उनको क्लासीफाइड किया गया था। मतलब एक पिक्चर में आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम और कॉस्ट्यूम से, कॉस्ट्यूम से इसमें आप पहचान सकते हैं, उनके फ्लैग से और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से आप उनको पहचान सकते थे। जैसा हमने क्लास 9 में पढ़ा था एनसीईआरटी में, हमने पहला और दूसरा चैप्टर अपलोड भी कर दिया है, उसी से रिलेटेड ये पार्ट 2 आपका एनसीईआरटी का क्लास 10 में होता है। तो इसी को आपको ध्यान रखते हुए पढ़ना है कि 9th का आपने अच्छे से अगर वीडियो देखा होगा तो 10th का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लीडिंग द प्रोकेशन वी past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation state। इसमें आप अगर देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले जो फ्रांस और उसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के लोग अपना झंडा लेकर के, अपना झंडा बुलंद करके आगे बढ़ रहे हैं, जो कि पहले से ही अब नेशन स्टेट बन चुके हैं। मतलब कहने का ये है कि वो लोग अब जो है एक डेमोक्रेसी के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, फ्रांस, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, 3 कलर के रिवोल्यूशनरी झंडे से आप जो है फ्रांस को पहचान सकते हैं। ठीक है, हैज जस्ट रीच द स्टैचू, वह स्टैचू के पास पहुंच गए हैं उनके लोग लेकर झंडा। ठीक है, सी इज फॉलोड ऑफ जर्मनी बीरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। उनके द्वारा यानी उनके पीछे कौन है, जर्मनी के लोग अपना फ्लैग लिए हुए हैं, जो कि काले कलर का, लाल कलर का और गोल्डन कलर का फ्लैग लेकर खड़े हुए हैं। मतलब कहने का ये है तीनों कलर के झंडे एक साथ लेकर खड़े हुए हैं, मतलब 3 कलर उनके एक झंडे में है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सॉर्यू क्रिएटेड दिस इमेज, जब सॉर्यू ने इस इमेज को बनाया था, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए नेशन। उस वक्त जर्मन लोग भी बिल्कुल नेशन नहीं हुआ करते थे, वो बिल्कुल अलग अलग थे, ये यूनिफाइड नेशन नहीं थे। बाद में उसके बाद जर्मनी जो है यूनिफाइड हुआ, पहले यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। उस वक्त 300 भागों में जर्मनी बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 300 छोटे छोटे जिलों या तो आप राज्य कह सकते हैं, उसमें डिवाइड था। बाद में इसको 39 या 49 के आसपास जो है इसमें स्टेट बना दिया गया, इसको यूनिफाइड करके। ठीक है, इसमें यह इंटरेस्टिंगली कहा गया है कि शॉकिंग होता है कि उस वक्त जब सॉर्यू ने यह पिक्चर बनाया था तो उस वक्त कोई भी जर्मन स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं था, ना तो यूनाइटेड था आपस में। ठीक है, कोई जर्मन देश नहीं हुआ करता था, बहुत सारे क्षेत्र हुआ करते थे जर्मनी में। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कहना था, जो ये जितने भी लोग लेकर जा रहे थे फ्लैग और अपने देश का फ्लैग लेकर जा रहे थे, उनका कहना ये था कि हम चाहते हैं कि लिबरल यानी पूरा उदारवादी तरीके से, यानी एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक की तरह देश में हमें एकता चाहिए और अखंडता चाहिए, और साथ ही साथ मतलब यूनिटी चाहिए और सॉवरेनिटी चाहिए। और हमें साथ ही साथ जितने भी लोग जर्मन बोल सकते हों, जो अपने स्पेनिश बोल सकते हो, फ्रेंच बोल सकते हैं, वो अलग अलग अपना देश बनाएं और वो डेमोक्रेसी के हिसाब से चले, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें, यानी संविधान के हिसाब से चलें। दोस्तों, जैसे भारत में संविधान होता है, भारत का संविधान है, उसी तरह वो उनका भी कहना था कि फ्रांस में संविधान हो, अमेरिका में संविधान हो, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए देश। भारत में तो बाद में संविधान आया, ठीक है, उन्हीं के देशों से, जैसे अमेरिका से ही भारत ने बाद में फंडामेंटल राइट को लिया, और फ्रांस से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब लिया। ठीक है, आपको याद रखना होगा। फॉलोइंग द जर्मन पीपुल आर द पीपुल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जर्मन जो था वो 2 चीज़ में बटा हुआ था, एक ऑस्ट्रिया और एक सिसिलीज। ठीक है, याद रखना होगा आपको, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। ठीक है, लोम्बार्डी एंड पोलैंड, लोम्बार्डी और पोलैंड में भी बटा हुआ था, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया, ये सब कंट्री वहाँ थे। फ्रॉम द हेवेंस अबव, इसके ऊपर आप देख सकते होंगे, हेवेंस यानी स्वर्ग में, क्रिस्ट, सेंट एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। जो आप देख सकते हैं वो ये है कि ऊपर आप चित्र में देख सकते होंगे, हमने बताया भी आपको कि एंजल आप सीन में देख सकते होंगे, ऊपर ईसा मसीह का चित्र आप देख सकते होंगे। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बोलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसको इसलिए सिम्बोलाइज किया गया, यूज किया गया, क्योंकि लोगों के अंदर भाईचारे की भावना है कि हम एक नेशन हैं, हमारे अंदर एक ही खून है, इस चीज़ का विकास हो सके उन लोगों के मन में। ठीक है, डेवलपमेंट हो सके अपने माइंडसेट में, इस बात को याद रखना है आपको। दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इशू विजुअलाइज बाई सॉर्यू इन फिगर 1। इस चैप्टर में आपको यही दिखाया जाएगा कि जो विजुअलाइज किया गया है सॉर्यू ने किया है फिगर नंबर 1 में, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, यानी 19th सेंचुरी का मतलब 19वीं शताब्दी, यानी मतलब
के पार, यानी 1801, 1802 ऐसे करके आ जाता है 19वीं सेंचुरी कहते हैं उसको, ठीक है। नेशनलिज्म इमर्ज एट अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। इसी की वजह से 19वीं शताब्दी में नेशनलिज्म जब राइज हुआ यूरोप में पूरे, तो बहुत सारे देश उसमें जो है बहुत सारे उनके पॉलिटिकल सिस्टम बदल गए और बहुत सारे लोगों के मानसिक चीज़ें भी बदल गई, मतलब मानसिक स्थितियां भी बदल गई वर्ल्ड की, पूरे पूरे यूरोप की बदल गई। और फिर यूरोप की ही वजह से भारत यानी एशिया में, क्योंकि इंडिया जो है वो एशिया में है, टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, हमने बताई दिया आपको, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया पे भी इसी की मार पड़ी, मतलब वजह पड़ा एक तरह से इंडिया को भी आज़ादी दिलाने में इन सब का बहुत बड़ा हाथ था यूरोपियन नेशनलिज्म का, क्योंकि भारत के लोगों को बार बार याद दिलाया जाता था कि देखो किस तरह से फ्रांस के लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने एक साथ मिल करके वहाँ के राजा को ख़त्म कर दिया। उसी तरह बाद में इंडियन लोगों ने भी ब्रिटेन वालों को भगा भगा कर यहाँ से मारा और बाद में जो है भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उसमें गांधी जी का बहुत अहम रोल था, ठीक है। तो देखिए, द एंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वाज द इमर्जिंग ऑफ द नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल बाई डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। The concept and practices of modern state in which centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। आपको समझना होगा कि दो तरह के स्टेट हुआ करते थे पहले। एक हुआ करता था मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न स्टेट वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त स्टेट हो गया था। मॉडर्न स्टेट जो था मतलब जो नया राज्य था वो बन चुका था, जिसका मतलब था कि जो पावर होगा वो सेंट्रलाइज होगा, हमारा जो गवर्नमेंट होगा वो सॉवरिन होगा, मतलब अपने कंट्री का जो सीमा होगा, जो टेरिटरी होगी वो पहले से ही निर्धारित होगी, पहले से ही इस्टेब्लिश्ड होगी कि हमारी टेरिटरी इतनी है। मतलब इंडिया का अभी आप मैप देखेंगे तो इंडिया का मैप अभी एकदम क्लियर दिख रहा होगा ना कि इंडिया यहाँ से यहाँ तक है। तो उनका मॉडर्न एरा में कहना ये था यूरोप के लोगों का कि अगर फ्रांस हम बनाए, पहले क्या होता था कि फ्रांस अगर जब बना होता था तो फ्रांस में कोई एक मार्किंग नहीं होती थी लाइन की कि फ्रांस यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन बाद में जब मॉडर्न एरा आया यानी मॉडर्न पीरियड ऑफ स्टेट आया तो इसमें यह बात कही गई कि देखिए हमारा एक नेशन है, हमारा एक देश है और हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमा मिलती है एक दूसरे से, ठीक है। तो यह दिमाग लोगों के अंदर आया यूरोप में, ठीक है। बट ए नेशन स्टेट वॉज इन द विच और एक नेशन स्टेट हुआ करता था, एक मॉडर्न स्टेट था, एक नेशन स्टेट था। नेशन स्टेट जो था वो पुरानी सोच का था, उसमें मेजॉरिटी सिटीजन जो थे उनको पता ही नहीं था कि वो किसके रूलर के अंडर रह रहे हैं, ठीक है, यानी किस रूलर के अंडर रह रहे हैं उनको पता ही नहीं था। केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, और वो कभी भी ये तय ही नहीं कर पाते थे कि वो जर्मनी के राजा के अंडर में है या तो ब्रिटेन के अंडर में है या तो फ्रांस के अंडर में है, वो कभी क्लियरिफाई नहीं कर पाते थे। इसीलिए बाद में मॉडर्न स्टेट में यह बात कही गई कि आपको इसे करना होगा। दिस कम्युनिस्ट डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरल, इट वॉज फॉरगेट थ्रू स्ट्रगल through the action of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into began in 19th century in Europe. यूरोप में किस तरह से नेशनलिज्म का राइज हुआ और किस तरह से इन लोगों के बीच से हो करके एक नेशन स्टेट बना, एक मॉडर्न स्टेट बना, उसी के बारे में इस चैप्टर में बात किया गया है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहला चैप्टर। आप ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा यह समझाने का तरीका आपको लगा, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा इसमें वैसे ही हम तुरंत आपको दूसरा वीडियो ला देंगे जो कि इसका पहला चैप्टर होगा, ठीक है। इसी से बेस होगा, ये आपको शुरुआत हो चुकी है और इसमें क्या होगा कि आपको शुरुआत होने के बाद आपको आसानी से चैप्टर 1 समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये उसका बैकग्राउंड था, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में नेशनलिज्म स्टार्ट होने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।